मच। तो जो नए लोग हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। और जो है मैं देख रहा हूँ 3 लोगों ने आज सर, एक सनकार दत्ता जी हैं, राजेश कुमार जी हैं और वन मोर पर्सन अफजल खान जी हैं। तीनों को बहुत वेलकम आज के इस सेशन में होने के लिए। तो आज का सेशन जो है वो लास्ट जो सेशन था उसकी कंटिन्यूएशन में है। और तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा। चैट में आप लिख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई है कि किस प्रकार से हम पैदा होते हैं और एक 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 उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम एक अवस्था में आते हैं, फिर हम बुढ़ापे की अवस्था में आते हैं और फिर इवेंचुअली जो है वी डाई। तो क्वेश्चन ये है आज का कि हम मरते क्यों हैं, व्हाई डू वी डाई। तो चैट बॉक्स में मैं सबसे ओपिनियन जानना चाहूंगा कि हम मरते क्यों हैं, क्या रीजन है हम पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। लाइव कर पाओगे? जी, चैट बॉक्स में लिखें हम क्यों मरते हैं। राइट रॉन्ग आंसर की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, कोई जज नहीं करने वाला कि मेरे को नहीं पता, मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, उसकी परवाह मत कीजिएगा। जो मन में आता है लिख दीजिए। हम मरते क्यों हैं, हम पैदा होते हैं तो उसके बाद मर क्यों जाते हैं, कारण क्या होता है मरने का। जी, मैं वेट कर रहा हूँ, एक जवाब तो आए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कोई और लिख देगा। आपके हाथ में अगर सिस्टम है, मोबाइल है, तो आप जवाब लिखिए। ओके, किसी ने, राजेश कुमार जी ने बोला इट्स अ लाइफ साइकिल। ओके गुड, एक लाइफ साइकिल है और इसके ना बड़े सारे जवाब है, एक जवाब नहीं है। हो सकता है आप जो जवाब दे रहे हो वो सही जवाब हो, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जवाब ढूंढ रहा हूं कि हम मरते क्यों हैं। देखते हैं कौन वो आंसर दे पाता है। इसके बड़े सारे आंसर्स हैं। आवर बॉडी हैज कंप्लीटेड इट्स जर्नी। वेरी गुड, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बॉडी की जर्नी कंप्लीट हो गई होती है। और कोई कुछ बताएं। हम 24 लोग हैं, 23-24 लोग हैं, कम से कम 5-10 आंसर तो आए। सर जब जन्म लिया है तो मरना तो है ही, एब्सोल्युटली मरना है, लेकिन क्वेश्चन ये क्यों मरना है, कारण क्या है। जन्म लिया है, मरना है, लेकिन मरना क्यों है, उसी की तो डेप्थ में जा रहे हैं कि क्यों मरना है हमने आज। हम ऐसा क्या कारण है कि एक दिन हमने मर जाना है। भाई हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, ये प्रोसेस इनडेफिनेटली क्यों नहीं चलता, क्या कर, ऐसा शरीर में क्या है कि ये प्रोसेस, हम खाना खाते रहे, जीवन चलता रहे और चलता ही रहे, ये जीवन अंत क्यों हो जाता है। इसका आंसर ढूंढ रहा हूं मैं कि जीवन का अंत क्यों होता है। चलो हिंट देता हूं, इसका जवाब ना हमारे जन्म में है। हमारा अंत होता है क्योंकि हमारे जन्म में कुछ है। बॉडी पार्ट समय से साथ ओल्ड हो जाते हैं। वेरी गुड, ओल्ड हो जाते हैं। इसके भी पीछे जाना है कि क्यों ओल्ड हो जाते हैं हम। एक्चुअली जवाब तो देखिए, ये ना प्याज के छिलके हैं, जब आप एक छिलका उतारोगे अगला छिलका आ जाएगा, एक छिलका उतारोगे अगला छिलका आ जाएगा, इस प्रकार से है। तो आपने बोला समय के साथ हम ओल्ड हो जाते हैं, क्यों ओल्ड हो जाते हैं। जन्म लिया है तो मरना है, क्यों क्यों मरते हैं। और किसी ने बोला लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल क्यों है। बॉडी हैज कंप्लीटेड इस जर्नी, बॉडी की जर्नी कंप्लीट क्यों होती है, जब बॉडी सिस्टम ग्रेजुअली वर्क करना बंद करता है। लेकिन बॉडी के सिस्टम ग्रेजुअली वर्क करना क्यों बंद करते हैं। देखिए आज ना हम जो जानते हैं उसी को ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो जानते हैं जीवन के बारे में उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम ना आज का सेशन कैंसर पे है, इसीलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान मरता क्यों है। जब बॉडी सिस्टम ग्रेजुअली वर्क करना बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं, एक इसके पीछे का जवाब चाहिए। ये सारे जवाब के पीछे का एक जवाब। living body is defined as that which is born, growth and death. Okay, very good. living body defined है कि वो पैदा होना है, ग्रोथ होना है, डेथ है। ये थोड़ा सा क्लोज है जवाब, इस ये क्लोज है। वेरी गुड। प्रकृति का नियम है नियम। प्रकृति ने ये नियम क्यों बनाया है, क्या कारण है कि हमने मर जाना एक दिन, उसके पीछे का कारण क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका पीछे का जैसे झा सर बोल रहे थे ना कि मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मैं पुराने सिस्टम्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितने नए सिस्टम्स को इंपॉर्टेंस। एक्चुअली ना हमारा जो डीएनए है ना वो प्रोग्राम्ड है मरने के लिए। तो जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारी एक डीएनए की प्रोग्रामिंग है, और वो प्रोग्रामिंग डिफाइंड है कि धीरे धीरे कुछ होना है शरीर के अंदर, वो प्रोग्रामिंग बनी हुई है और एक दिन हमारा अंत आ जाना है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेल वाला, देखिए आपके शरीर का ना ये एक सेल है,
मैं इसको ना एक स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके शरीर के अंदर एक सेल है, ठीक है। आज कैंसर की मेटाबॉलिक थ्योरी को समझने के लिए ह्यूमन सेल की थ्योरी को समझते हैं कि ये एक ह्यूमन सेल है, ये आपकी मसल का सेल हो सकता है, ये आपकी लिवर का सेल हो सकता है, ये आपके ब्रेन का सेल हो सकता है, या आपके हार्ट का सेल हो सकता है, या आपकी हड्डियों का सेल हो सकता है। आपकी शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं। लिवर का सेल्स हड्डी से डिफरेंट है, हड्डी का सेल ब्रेन से डिफरेंट है, पेट का सेल किडनी के सेल से डिफरेंट है। वो सेल की बनावट अलग अलग अंगों की, शरीर के अंगों में बनावट अलग अलग है, और उसकी बनावट उसका फंक्शन डिसाइड करती है। जैसे ब्रेन के अगर अंदर ह्यूमन सेल है तो वो सोचने के लिए और ब्रेन की एक्टिविटी के लिए वो सेल डिफाइंड है। लिवर के अंदर अगर एक ह्यूमन सेल है तो वो लिवर की एक्टिविटी और उसके लिए डिजाइंड है। बट ये एक इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होने के बावजूद भी सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर ये है कि ये सांस लेता है। ये कॉमन चीज है, ब्रेन का सेल भी सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस में। लिवर का सेल भी आदान प्रदान करता है, किडनी का सेल भी आदान प्रदान करता है, हड्डी का सेल भी आदान प्रदान करता है, आपकी दांत के अंदर भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो हर ह्यूमन सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके शरीर में कहाँ पे है, चाहे वो हार्ट में है, लिवर में है, किडनी में है, वो सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का आदान प्रदान कर रहा है। उसका डिजाइन है कि उसने ऑक्सीजन लेना है, न्यूट्रिशन लेना है और एनर्जी प्रोड्यूस करना है। और इस ऑक्सीजन लेने को और एनर्जी प्रोड्यूस करने के सिस्टम को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब किसी को नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएंगे तो पहला चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन सेल के ऑक्सीजन लेने में और न्यूट्रिशन लेके उससे एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक दो भाग हैं हमारे सेशन के जहां से हम सेशन को कवर करेंगे। ये पहला है, तो किसी को मेटाबॉलिज्म नहीं समझ में आया हो तो चार्ट में लिखो नो। कि सेल का एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है जिसमें एक ह्यूमन सेल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कुछ वेस्ट मटेरियल बनाता है। ये जो आप सेल स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला सेल, ये वेस्ट मटेरियल भी बनाएगा, फिर इस वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालेगा, और ये वेस्ट मटेरियल आपके डिफरेंट डिफरेंट शरीर के जो जगह हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल फिर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी का जो आदान प्रदान है, एनर्जी का आदान प्रदान है, एनर्जी बनाने का जो सिस्टम है, ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिनको समझ में आ गया हो वो यस लिखें। मुझे समझ में आ जाए ना कितने लोगों को समझ नहीं आया, तो नो तो कोई आया नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ सबको ये बात समझ में आ गई है। वेरी गुड। इसको आदान प्रदान को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वंडरफुल। देखिए, अब ये सेल जो है ना आपके शरीर में रेप्लिकेट होना है, आपके और मेरे शरीर में ये रेप्लिकेट होना है। तो एक्चुअली में आपका जो डीएनए की प्रोग्रामिंग है वो ये करती है कि प्रोग्रामिंग ये सेल्स को बोलती है इस सेल को अब मर जाना है, इसकी जगह पे नया आएगा, इस सेल को अब मर जाना है, इसकी जगह पे नया आएगा। ऐसे ही आपको हर 6 महीने में एक नया लीवर मिलता है, हर 6 महीने में नई किडनी मिलती है, हर 6 महीने में हार्ट के सेल्स बदलते हैं। आपके पुराने सेल्स प्रोग्राम्ड डेथ लेते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग है, उनको कुछ टाइम में मरना है और उनकी जगह में नए सेल्स ने आ जाना है। ये ही प्रोग्रामिंग चलती रहती है और सेल्स रेप्लिकेट होते रहते हैं। और ये रेप्लिकेशन किस चीज पे डिपेंडेंट है? इफेक्टिवली ये अगर होती रहे कि आपके पुराने सेल मर गए, नए सेल आ गए, पुराने सेल मर गए, नए सेल आ गए, हार्ट 6 महीने में नया बन गया, लिवर 6 महीने में नया बन गया, जो पुराने सेल्स थे वो खत्म हो गए, बाहर चले गए शरीर से, कंज्यूम हो गए और नए सेल्स बन गए। ये सिस्टम किस चीज पे डिपेंडेंट है? इफेक्टिवली ये सिस्टम होता रहे और ये रेप्लिकेशन चलती रहे, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? चार्ट में लिखें, किस चीज पे डिपेंडेंट है? नीरज सर, इससे एक पॉइंट ये जाता है कि दैट मीन्स 6 महीने में हमारा बॉडी दोबारा से फॉर्म कर जाएगा, अगर मतलब हम ये देखें। अगर ये सिस्टम परफेक्टली चलता रहे तो हर 6 महीने में आपकी बॉडी, आपको नए अंग मिलते हैं एक्चुअली, है ना। और क्या होता है, देखो सर, जो भी चीज डिजाइंड है और इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीदते हैं,
टेक्निकली वो गाड़ी डिजाइंड है कि पंचर ना हो, है ना, लेकिन क्या पंचर होती है? होती है। होती है ना, फिर भी वो डिजाइन करता है। तो आपका सिस्टम डिजाइंड है कि 6 महीने में रेप्लिकेट होना है, हार्ट भी रेप्लिकेट होना है, लंग्स भी रेप्लिकेट होनी है, बट कुछ लोगों के लिए क्यों नहीं होती? हाँ, यस, पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए क्यों नहीं होती और कुछ लोगों के लिए बड़ी इफेक्टिव होती है? तो किसी चीज पे तो डिपेंडेंट है ना रेप्लिकेशन। यस वेरी सर, गुड। बताऊं मैं? हाँ, सर वो न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। हाँ, और अगर एग्जैक्टली न्यूट्रिशन मिलेगा तो रेप्लिकेशन अच्छी होएगी, एग्जैक्टली। क्योंकि उसकी रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में उसको ओमेगा 3 चाहिए, उस प्रोसेस में उसको पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, उसको मल्टी डिफरेंट टाइप के विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, अगर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स चाहिए। और जब वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं तो रेप्लिकेशन परफेक्टली चलती रहती है। और रेप्लिकेशन अगर परफेक्टली चलती रहे तो वो अच्छी रेप्लिकेशन डिसाइड करेगी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी और आपकी लंबी उम्र में भी आपकी सेहत। देखिए, एक आदमी 90 साल का है लेकिन बहुत बीमार है, एक आदमी 90 साल का है लेकिन फिर भी सेहतमंद है, एक आदमी 70 साल का बहुत बीमार है, एक आदमी 60 साल, एक आदमी 80 साल का भी बहुत सेहतमंद है। तो रेप्लिकेशन तो रेप्लिकेशन डिपेंड करती है, पूरी रेप्लिकेशन डिपेंड करती है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी अवेलेबल हो, पर्याप्त मात्रा में B12 अवेलेबल हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स अवेलेबल हो, विटामिन अवेलेबल हो। जब ये अवेलेबल होंगे तो रेप्लिकेशन अच्छी चलेगी। एग्रीड? तो अगर एग्रीड। आप एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए एग्रीड। देखिए, अब हमने 2 एस्पेक्ट कवर किए। पहला एस्पेक्ट कवर किया रेप्लिकेशन, नहीं अभी एक ही एस्पेक्ट कवर किया। अब एक एस्पेक्ट हमने रेप्लिकेशन कवर किया जो सेहत, शरीर का सेहत अच्छी रेप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है, ये हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं दूसरी क्या एक्चुअली गड़बड़ होती है रेप्लिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से डिफरेंट आपके पास देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। अब प्रॉब्लम्स को समझते हैं। जब आप काम करने निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी सेहत की तरफ देखते हैं, तो आपकी सेहत के अंदर आपकी रेप्लिकेशन अगर ठीक नहीं हो रही है तो एक्चुअली में हुआ क्या है? हुआ यह है, रेप्लिकेशन तब ठीक नहीं होती। मैंने क्या बताया था कि सेल काम करता है अच्छे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, इसीलिए मैंने पूछा था मेटाबॉलिज्म समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने 2 एस्पेक्ट कवर किए, एक मेटाबॉलिज्म और दूसरा रेप्लिकेशन। तो जो सेल है वो अच्छी तरह मेटाबॉलिज्म फॉलो करे, आदान प्रदान बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा, जो सेल मर रहा है, प्रोग्राम्ड डेथ मर रहा है और अगला सेल आ रहा है, वो भी आता रहे। अगर ये 2 चीजें, न्यूट्रिशन का आदान प्रदान मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह होते रहे, दूसरा सेल का रेप्लिकेशन भी अच्छी तरह होते रहे, तो क्या हम जीवन भर जितना टाइम जीवित है क्या स्वस्थ रहेंगे? जो लोग एग्री करते हैं बोलेंगे स्वस्थ रहेंगे। यस यस। कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म, शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक रहे और शरीर का रेप्लिकेशन सिस्टम, हम 2 सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और ये दोनों सिस्टम्स अगर ठीक रहते हैं तो क्या शरीर हेल्दी रहेगा? वेरी गुड। तो झा सर ने लिखा यस, बाकी सब सो रहे हो। जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी से लिखो, पार्टिसिपेट करना है, पिक्चर थोड़ी ना देखने बैठे हो कि पिक्चर बैठे हो और पिक्चर चल रही है स्क्रीन के ऊपर। पार्टिसिपेट करो, ठीक है? तो ओके। तो सुशील कुमार जी ने लिखा यस। तो शरीर, अब ये एक गांठ मान लीजिए, आपकी सेहत का राज और आपके क्लाइंट की सेहत का राज 2 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, सेल की मेटाबॉलिज्म बनी रहे, मतलब न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता रहे सेल के अंदर और वो एनर्जी बनाता रहे, और दूसरा सेल की रेप्लिकेशन ठीक होती रहे। आगे कंटिन्यू करें? यस सर, आई होप अभी तक क्लैरिटी है। क्लियरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी सर। अब आज सर होता क्या आपने ना है, पर्पस दे दिया हम लोगों को कि किस तरह से हम अपने सेल का ध्यान रखें। ठीक है? अब जिन लोगों की सर रेप्लिकेशन अच्छी नहीं होएगी, जिनकी रेप्लिकेशन अच्छी नहीं होएगी, तो चांसेस है कि उनकी उम्र भी अच्छी नहीं होगी। या तो उनकी उम्र अच्छी नहीं होगी, या उनकी उम्र अच्छी होगी लेकिन सेहत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उनकी रेप्लिकेशन अच्छी नहीं। और यही कारण है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट जीवन के डिफरेंट पड़ाव पे ये दुनिया छोड़ देते हैं। तो मैंने क्वेश्चन सबसे पहले किया था, व्हाई डू वी डाई? हम तब मरते हैं जब हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस खराब हो जाती है। अगर हम नेचुरल डेथ मरेंगे तो हमारी रेप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल एक 95 साल की उम्र का इंसान है,
और वो 95 साल तक जिया है, अब उसका रेप्लिकेशन का सिस्टम कमजोर है, ठीक है, और उसका मेटाबॉलिज्म भी कमजोर है। तो क्योंकि रेप्लिकेशन कमजोर है तो एक दिन उसके जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस रेप्लिकेशन के सिस्टम को वो प्रोवाइड करते रहें जो उसको चाहिए, और इस मेटाबॉलिज्म सिस्टम को वो प्रोवाइड करते रहें जो उसको चाहिए, तो जो हमारी मरने की प्रोग्रामिंग है ना, हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। जो हमने बचपन में जब हम पैदा हुए तो ईश्वर ने हमें एक प्रोग्रामिंग दी कि ये प्रोग्रामिंग है तुम्हारी रेप्लिकेशन की, और ये प्रोग्रामिंग है तुम्हारी जीवन में मेटाबॉलिज्म की। नीरज सर एक मिनट, नीरज सर सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। यूट्यूब का लिंक अभी किसी टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं चल पड़ा है। मैं इसका रिकॉर्डिंग कल यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग आराम से सेशन का मजा लें। और मैंने हर ग्रुप में डाल दिया है, 100 लोग अभी हमारे जूम पे आ सकते हैं। प्लीज सर कंटिन्यू करें। हाँ, अभी हम 62 पे हैं और लोग हाँ ज्वाइन कर हाँ सकते बिल्कुल हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपकी रेप्लिकेशन भी ठीक रहेगी और आपकी मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगी, तो आप उस बनी हुई प्रोग्रामिंग को, जिसमें प्रोग्राम्ड है सेल को रेप्लिकेट होना, उस प्रोग्रामिंग के सिस्टम को लंबा कर सकते, और इस प्रकार से अपने, या तो जितना आपका जीवन है वो जीवन आप हेल्दी जी सकते हो, या आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हो। तो आपका काम ये है आज से अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, आप गाड़ी देखो, आप गाड़ी खरीदते हो, बराबर उसको सर्विसिंग पे देते हो, बराबर ऑयल चेंज कराते हो, वैसे ही शरीर का ध्यान रखना है, ये दो सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए कि सेल का रेप्लिकेशन सिस्टम चलता रहे और उस सेल का मेटाबॉलिक सिस्टम चलता रहे। लेकिन अब होता क्यों है कि सेल का मेटाबॉलिक सिस्टम खराब क्यों होता है, और फिर कुछ लोग हमारे को टाइम से पहले छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया। अब मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होने का सबसे बड़ा कारण समझिए, मेटाबॉलिक सिस्टम के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते वो लिखे नो। हमने इसको पिछले सेशन में भी कवर किया, नो लिखे जो लोग कुछ नहीं जानते इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। ओके ओके, उपेंद्र कुमार जी ने लिखा है, बरनाली रे जी ने लिखा है नो। कुछ लोग नहीं जानते तो समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है और क्यों आती है। देखिए, मेटाबॉलिक सिस्टम इंसान का ना तब बिगड़ता है जब, अच्छा एक बात बताओ, हम जनरली ह्यूमन बींग्स एवरेज एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? अब अपने आसपास देखिए, लोगों को देखिए, अपने आप को देखिए, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, काउंट दिए एक दिन में आप कितनी बार खाते हो। और खाने का मतलब ये सिर्फ खाना नहीं, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सुबह की चाय, बीच की चाय, शाम के स्नैक्स, सब कुछ खाना है। पेप्सी पी ली वो भी खाना है, खाना खा लिया वो भी, मतलब चाय पी ली वो भी खाना है, बिस्किट खा लिया वो भी खाना है, सब कुछ मिला के बताना कितनी बार खाना खाते हो। ओके, किसी ने लिखा 3 से 5 बार, किसी ने लिखा, तो किसी ने लिखा 9 टाइम्स, किसी ने लिखा 4 बार। मोस्टली अगर मैं एवरेज देखूंगा तो लोग 4 से 7 बार खाना खाते हैं एवरेज। अब 2 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, एवरेज 4 से 7 बार। किसी ने लिखा 6 to 7 टाइम्स, वेरी गुड, बहुत सारे लोग। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं एक दिन में 6 से 7 बार खाना, और जितनी बार आप खाना खाएंगे और आपके खाने में अन्न होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान के, एवरेज इंसान के खाने में कितनी बार दिन में अन्न होता है? देखिए, बिस्किट में भी अन्न है, रस्क में भी अन्न है, पास्ता पिज्जा में भी अन्न है, रोटी पराठे में भी अन्न है, चावल भी अन्न है, गेहूं भी अन्न है, और मक्का भी अन्न है। तो जनरली एक इंसान वो जितनी बार खाना खाता है ना, उतनी बार अन्न का प्रयोग करता है, ठीक है। आप बाहर निकलिए, ज्यादातर जब हम बाहर निकलते हैं, मैं देखता हूँ मेट्रो में जाते हैं हम, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम, ट्रेन स्टेशन में जाते हैं, हमें खाने के लिए क्या मिलता है? लिखे, वही सर, हम बाहर समोसा, निकलते हैं हम क्या खाते हैं? समोसा, कभी बर्गर। अब देखिए, बाहर कचौड़ी मिल रही है, भरी हुई, किसी को मैं क्रीम रोल देखता हूँ मेट्रो स्टेशन पे, बहुत क्रीम रोल्स मिलते हैं, क्रीम रोल मिल रहे हैं, चिप्स लटके हुए हैं, कुरकुरे लटके हुए हैं, भुजिया लटकी हुई हैं, और मतलब आप जितनी भी चीजें देखोगे ना, आप नोटिस करोगे सब चीजें वो हैं जो ब्लड शुगर को बहुत बढ़ाती है। अब ये तो हो गई बाहर की खाने, मैं अब घर की खानों की बात कर रहा हूँ। घर के खाने में सब लिखो किसने आज सुबह क्या क्या खाया, चलो सबके नाश्ते देखते हैं।
मैं अपना नाश्ता बताता हूँ, मेरा सुबह का नाश्ता क्या, ये मेरा नाश्ता था, मैं नीचे चार्ट में लिख रहा हूँ, ये मेरा नाश्ता है। और मैं अपना लंच भी लिखता हूँ, मेरे लंच में क्या था। पोहा, मेरे लंच में क्या था, 2 एग्स एंड बेसन का चिल्ला, बेसन चिल्ला एंड और मैंने क्या खाया, और मैंने खाया प्याज, खूब सारा प्याज साथ में। ये मेरा ब्रेकफास्ट था। अब देखो, जिन्होंने लिखा हमने रोटी सब्जी खाई, तो जैसे ही आपने रोटी सब्जी खाई ना, आपने अपनी ब्लड शुगर 40 पॉइंट बढ़ा ली, ठीक है। जिन्होंने फल दलिया और बिस्किट खाए, उन्होंने भी अपनी ब्लड शुगर 40 पॉइंट बढ़ा ली खाने के बाद, मतलब आपकी 100 है तो 140 हो गई, ठीक है। जैसे प्रेम उज्जैन जी ने बोला मैंने सत्तू जूस पिया, सत्तू जूस जो है ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। आपने दाल, दुष्यंत जी आपने दाल चावल सब्जी खाई, आपने भी अपनी ब्लड शुगर 40 पॉइंट बढ़ा ली। अगर आपने सलाद ज्यादा खाया होगा तो शायद 40 ना बढ़े, क्योंकि सलाद ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर आप सिर्फ आप दाल चावल खाओगे तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, ठीक है। और जैसे किसी ने लिखा मैंने पोहा खाया, दुष्यंत जी पोहा जो है ना वो ब्लड शुगर को बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि वो सिर्फ चावल ही चावल है, ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। प्रेम जी ने लिखा मैंने कचौड़ी खाई, ब्लड शुगर को बहुत बढ़ाएगा। अब क्या होता है, जितनी बार आप इस प्रकार का खाना खाते हैं या आपका क्लाइंट इस प्रकार का खाना खाता है, उनकी ब्लड शुगर बढ़ती है, फिर शरीर उस ब्लड शुगर को नीचे लेके आता है। और इस प्रकार का खाना जब आप देर तक खाते रहते हैं, मसाला डोसा ब्लड शुगर को बढ़ाएगा क्योंकि उसमें चावल है, अन्न है उसके अंदर। जब इस प्रकार का खाना आप दिन में 3 बार 5 बार 7 बार खाते हो, तो हर बार आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, हर बार आपकी ब्लड शुगर शरीर घटाएगा। फिर अगला खाना आएगा, फिर ब्लड शुगर बढ़ाओगे और फिर ब्लड शुगर घटाएगा। ये प्रोसेस दिन भर चलता रहेगा, और ये प्रोसेस बहुत सारी ब्लड शुगर को क्रिएट करता है और बॉडी को ग्लाइकेट करता है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, बॉडी ग्लाइकेट होती है। ग्लाइकेशन क्या होती है, जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे शरीर को ग्लाइकेशन होती है, और वो होती है नुकसान किसके, शुगर ग्लूकोज के नुकसान, ठीक है। तो बॉडी ग्लाइकेट होती है, और जब बॉडी दिन भर ग्लाइकेट होती रहेगी, आपने पोहा खाया, दोपहर को मसाला डोसा खाया, रात को दाल चावल खाए, तो आप दिन भर क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को ग्लाइकेट कर रहे हो, ब्लड शुगर बढ़ा रहे हो, ब्लड शुगर घटा रहे हो। और इस प्रकार का खाना जब लंबे समय के लिए खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है लोगों को। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, आप या आपके क्लाइंट बेस जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो मोस्टली लोग 40 से 60 उम्र की के ब्रैकेट के हैं, क्योंकि वो 30-40 साल से इसी प्रकार का खाना खाए जा रहे हैं, और अब उनको फाइनली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे पहुंच गए हैं। मोस्टली क्लाइंट्स किस एज ब्रैकेट के हैं, सब मेरे को लिख के बताओ। आपको क्या लगता है, आप या आपके क्लाइंट किस एज ब्रैकेट के हैं? अब नोटिस करोगे, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, 40 से 60 के बीच में किस एज ब्रैकेट के लोग हैं? 40 40। मुकेश जी ने लिखा 40, मुकेश स्वामी जी ने लिखा 40, पुष्पा जी ने लिखा 40 से 60। तो अब नोटिस करो, मोस्टली लोग 40 से 60 में, क्योंकि आपका शरीर आपका इस प्रकार के खाने की हैबिट को 30-40 साल से झेल रहा है। और मेरे को लगता है कि 40 साल से उम्र ना शरीर को उसको झेलने की ताकत नहीं है, और 40 साल से फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाए, और वो प्रॉब्लम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आती है। और वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, देखो नीचे, वो प्रॉब्लम्स होती है पीसीओडी, ओबी लिखा हुआ मिस्टेक है, ओडी समझ लेना। थायराइड की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, ओबेसिटी, सोरासिस, फैटी लिवर। तो 40 साल के जो 60 साल के लोग आपको मिलेंगे वो इसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को का जो कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका कॉज है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब आपके सेल का अच्छी तरह रेप्लिकेट नहीं होना, या आपके सेल का न्यूट्रिशन का आदान प्रदान सही ढंग से ना करना, ये उसका कारण है। और हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक छोटा सा इश्यू है, वो इश्यू ये है कि जिस प्रकार का प्रॉब्लम उस प्रकार का, फिर उस प्रकार का कौन बताएगा, जिस प्रकार का प्रॉब्लम उस प्रकार का कौन, डॉक्टर, उस प्रकार का डॉक्टर। तो आप जब दर्द होगी तो दर्द की दवा खाएंगे, जब अस्थमा होगा तो मुंह पे कुछ लगाएंगे, और कोई वो डालेंगे, वो क्या बोलते हैं सर, वो जो मुंह पे लगा के सांस लेते हैं, इनहेलर सर, इनहेलर लगाएंगे। जब पीसीओडी होगा तो लड़कियां जो है गायने के पास भागेंगी, जब थायराइड होगा तो उस प्रकार के डॉक्टर पे जाएंगे, जब डायबिटीज है तो डायबिटीज का एक्सपर्ट ढूंढेंगे,
जबकि सच ये है, फिर डायबिटीज होगा तो ब्लड शुगर नीचे लाने के लिए गोलियां खाएंगे, जब अस्थमा होगा तो लंग्स के लिए कुछ दवाई चलेगी, जब ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड प्रेशर की गोलियां खाएंगे। तो फिर जीवन जो है गोलियां के बल पे निर्भर हो जाएगा। और अगर आपको अपना जीवन 40 और 60 वाले लोग सबसे ज्यादा गोलियां खाते हैं, ठीक है, और मैं गोलियों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, जैसे झा साहब ने बोला, बिल्कुल खिलाफ नहीं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ और आपको तकलीफ है, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इलाज कराएं, ट्रीटमेंट करवाएं, बट ये देखें कि आपका कहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आप ऐसा क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जिसकी, अब देखो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आया और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बाद में आया, हमें पता नहीं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पहले आया, डाइजेस्टिव इश्यूज बाद में आए, हमें पता नहीं। किसी का मेटाबॉलिक पहले आएगा, इंसुलिन बाद में आएगा, किसी का डाइजेस्टिव पहले आएगा, मेटाबॉलिक बाद में, किसी का इंसुलिन पहले आएगा, डाइजेस्टिव बाद में आएगा, हम नहीं बता सकते। तो किसकी क्या प्रॉब्लम पहले आई है उस पर डिपेंड करेगा, उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेटाबॉल हो सकता है 1 2 3 में अगर कैटेगराइज करें, किसी का 1 2 3 आया तो उसको आर्थराइटिस हो जाए, किसी का 3 2 1 आया तो उसको डायबिटीज हो जाए। तो क्या प्रॉब्लम, किस ऑर्डर में आपका शरीर कैसे बिहेव करता है, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। तो लेकिन इन द नटशेल सब कुछ घूम पे एक ही जगह पे पहुंचेगा, और वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और वो कहाँ पे लीड करता है हमारे को, आपकी जीवन शैली पे और आपके खान पान। अगर आपका खान पान ठीक रहेगा और जीवन शैली अच्छी रहेगी, और आपके घर में, आपके ऑफिस में किसी को बच्चा हुआ और वो मिठाई का डब्बा लेके आपके पास आया कि मेरे को लड़का हुआ है, और आपने वो गुलाब जामुन उठा के खा लिया, तो आप इसका शिकार जल्दी हो जाएंगे। गॉट इट? तो क्योंकि आपने खाने से पहले ये नहीं सोचा ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेरे शरीर को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरी ब्लड शुगर बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, उसकी चाहे जरूरत है या नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने पेश हुआ है और वो भी फ्री का। और अगर हल्दीराम का है तो है भी सबसे महंगा। तो आप सोच सकते हैं यार हल्दीराम का है, आज बड़े दिन से तो खाया नहीं, आज इसको उठा लूं, फिर पता नहीं कब मिलेगा। और शादी में अगर आप गए हैं और आप वहां पे 108 व्यंजन है, तो आपको खाने भी सारे हैं, फ्रूट भी खाना है, ड्रिंक भी लगानी है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बनना है तो खान पान जीवन शैली पे काम करना पड़ेगा। और आज का प्रोग्राम कैंसर पे था, तो अब हम थोड़ा कैंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कैंसर पे हमने बड़ा सारा काम पिछले सेशन में किया, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं इस बार क्या डिफरेंट दूं कि मेरे को लोगों को ये समझ में आए कि हम कैंसर तक एक्चुअली पहुंचते क्यों। हम कैंसर तक जो लोग पहुंचते हैं उसके बड़े सारे कारण हैं, हमने वो कारण पिछली बार डिस्कस भी किए थे, लेकिन इस बार हम पर्टिकुलरली वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पकड़ के ही कैंसर को देखते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक अब आपके शरीर में आपके डाइजेस्टिव इश्यूज पहले आए या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पहले आया या आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आई, हमें नहीं पता, बट वो कैंसर की तरफ आपको ले जा सकता। तो मेरा कहना ये है कि इससे पहले कि आप कुछ अपने शरीर में डालें, सोचें कि यार क्यों डाल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, या सिर्फ वो टेस्ट अच्छा है तो उसको नहीं उठाएं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अब थोड़ा डेप्थ में ना, जैसे आज हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को समझा है ना, तो एक थ्योरी है जिसको हमने ना फर्स्ट स्लाइड ली थी, मैं ठहरों में फर्स्ट स्लाइड फिर से वापस लेके आता हूं। सर लोगों का क्वेश्चन है कि क्या खाएं वो भी बता दे थोड़ा। जैसे मैंने आज आपको बताया, मैंने नाश्ते में पिया पेठे का जूस। आपको पता है पेठे का जूस ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। ना घी का जूस ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज को चीजें बढ़ाती क्या है, ब्लड शुगर को अन्न बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, और मोस्टली लोग कैसे खाते हैं, पेट भरने के लिए। देखिए अगर आप 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल, 4 कटोरी सलाद और 1 रोटी खाएंगे, तो उसको पेट भरना नहीं बोलते, आपने एक्चुअली में अपने आप को बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया। लेकिन अगर आप 8 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल खाते हैं तो आपने न्यूट्रिशन नहीं दिया, आपने अपना पेट ही भरा है सिर्फ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए,
सेल की जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, सबसे बड़ा रोल 2 विटामिन का है, विटामिन D3 और विटामिन B12। मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ, ये 2 ऐसी बहुत छोटी चीजें हैं जो आप अपने जीवन के लिए कर सकते हैं, कि अपना विटामिन D चेक करवाएं, अपना B12 चेक करवाएं और अपने डॉक्टर की सलाह से उसकी सप्लीमेंटेशन करें। और वो बहुत आसान है और बहुत इनएक्सपेंसिव है। तो लंबी और स्वस्थ, देखिए आज किसी का फोन आया, उन्होंने बोला मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, मेरे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मुझे स्किन प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, उनको 3 प्रॉब्लम है या 1 प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में लिखो एक। कि उनको 1 प्रॉब्लम है कि उनको एक्चुअली में 3 प्रॉब्लम? सर एक प्रॉब्लम। 1 प्रॉब्लम है। और वो 1 प्रॉब्लम क्या है? कौन लिखेगा? क्या प्रॉब्लम है? वो 1 प्रॉब्लम क्या है उनकी? उन्होंने बोला मुझे घुटने की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस खराब है। नहीं, लिवर नहीं है, मुझे घुटने की प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की वजह से, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है। और अरे वंदना जी, अच्छा सॉरी, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, आई एम सॉरी आई टुक योर नेम, ठीक है। तो 3 प्रॉब्लम बताई, तो 3 प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्रॉब्लम है। कौन लिखेगा? सॉरी आप जी, कौन बताएगा क्या प्रॉब्लम है? एक, सर यही तो अभी समझा रहे थे आप। हाँ, तो एक प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अब वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, या वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, क्या पहले आया? हो सकता है तीनों हो, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपका क्लाइंट भी 3 प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा ना, ठीक है, 4 प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा, 5 प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा। तो आपको ये देखना है कि वाकई में इसको एक्चुअली में 3-5 प्रॉब्लम है या ये एक ही प्रॉब्लम है। देखिए, अगर पेट खराब होगा तो घुटने ठीक होंगे? सर कौन बताएगा यस नो में? पेट खराब होगा तो घुटने ठीक होंगे? नो। नहीं होंगे ना। और पेट खराब होगा तो स्किन ठीक होगी? नो। नहीं होगी ना। तो फिर तीन तीन लोगों पे अलग अलग इलाज करोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? आप लोग न्यूट्रिशन के फील्ड में, मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में हूँ, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में हूँ। मैं एक इंसान के जीवन में वो फर्क डाल सकता हूँ जिसके लिए वो अलग अलग लोगों पे घूम रहा है। वो फर्क मैं डाल सकता हूँ उसके जीवन में, और उसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है। उसके लिए बस प्रोडक्ट नॉलेज ही काफी है। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो जाए और आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है और आपको उस प्रोडक्ट के 2-4 आपके टेस्टिमोनियल्स बन जाए, तो वो इनफ है ना एक इंसान के जीवन में फर्क डालने के लिए। आप डाल सकते, अपने जीवन में भी डाल सकते हैं और किसी और के जीवन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब इसकी ना थ्योरी को समझते हैं। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ कैंसर। ये देखिए, जब हमने हमने मेटाबॉलिक थ्योरी को आज समझा है, ठीक है, और मेटाबॉलिक थ्योरी को समझा है, तो वापस सेल की ओर चलते हैं कि जब सेल के अंदर कैंसर हो जाता है तो मेटाबॉलिक थ्योरी कैसे बदल जाती है। तो जब सेल के अंदर कैंसर होता है ना, तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जिसमें वो आदान प्रदान कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, एनर्जी बना रहा है, ये वाला सेल एनर्जी बना रहा है, और इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल बना रहा है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल बनाने का जो जो ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। और ये डैमेज क्यों होता है वो भी आपको पता। देखिए, ये हमें ये तो समझ में आ गया। देखिए, कैंसर के बड़े सारे कारण हैं, हम उनमें से एक पे डिस्कशन कर रहे हैं और एजुकेशनल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वो डैमेज क्यों होता है? वो डैमेज इस वजह से होता है कि उसको पर्याप्त मात्रा में चीजें नहीं मिलती जो उसको चाहिए। आपने तो खाली दाल चावल, आपने खाली कचौड़ी, आपने उठाया रसगुल्ला गुलाब जामुन डाल लिया, तो आपकी ग्लाइकेशन भी हो रही है और पर्याप्त मात्रा में उस सेल को वो सामान नहीं मिल रहा बड़े लंबे पीरियड के लिए जो उसको वो चाहिए। और जब सेल को पर्याप्त मात्रा में वो सामान नहीं मिलता ना, तो उसको जिंदा रहने के लिए उस सेल को अपने आप में कुछ बदलाव करने को, और सबसे बड़ा बदलाव जो सेल करता है ना, वो एक तरीका ढूंढता है कि वो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सके। देखिए, आपका और मेरा हेल्दी सेल ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है? यस या नो लिखिए चैट बॉक्स में। नहीं रह सकता ना। लेकिन जो कैंसर का सेल, जब सेल लंबे पीरियड के लिए
पर्याप्त मात्रा में उसको सामान नहीं मिलता और उसका मेटाबॉलिज्म खराब होते रहता है, खराब होते रहता है, और शरीर का रेप्लिकेशन भी अच्छा नहीं कर रहा होता, शरीर उसका सेल का रेप्लिकेशन भी नहीं कर रहा होता। और इस प्रोसेस में सेल कहता है सामान तो मिल नहीं रहा, मैं एक काम करता हूँ, एक तरीका ढूंढता हूँ कि ऑक्सीजन के बिना ही जिंदा रह लूं। और जब कोई सेल ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहता है तो वो सड़ जाता है। उसको ऐसे समझिए, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और वो सेल फिर कैंसर का सेल में तब्दील हो जाता है। इसलिए कैंसर का सेल एक जिंदा सेल होता है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर का ही हिस्सा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं करता। आपके आसपास के जो सेल्स होंगे जो ठीक काम कर रहे होंगे, वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे होंगे मेटाबोलाइज करने के लिए, और शुगर को भी। और हाँ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर डॉक्टर अमन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहा होता और शुगर डिपेंडेंट हो जाता है। आपको पता है जो स्कैन्स होते हैं शुगर पे कैसे डिपेंड हो जाता है कि उसकी शुगर कंजम्पशन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन में हमने पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि कैंसर सेल्स की शुगर कंजम्पशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितने भी स्कैन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को ढूंढ सकते हैं, वो एक्चुअली में उन सेल्स को ढूंढते हैं जिनकी शुगर कंजम्पशन बढ़ गई होती है। तो हम स्कैन करते हैं और बाहर से देख लेते हैं कौन कौन से सेल्स की शुगर कंजम्पशन बढ़ गई है, और जब शुगर कंजम्पशन बढ़ी हुई हमारे को दिखाई देती है तो हम जान जाते हैं ये कैंसर कहाँ कहाँ फैल गया है। तो इसलिए जब हमें उसकी शुगर कंजम्पशन बढ़ गई है और उसका खाना ऑक्सीजन नहीं होकर उसका खाना शुगर है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज बंद करनी है एक कैंसर पेशेंट की? शुगर। शुगर बंद करनी है। और वो चीजें जो ग्लूकोज को बढ़ाती हैं, जो शरीर में ग्लाइकेशन करती हैं। ठीक है, ग्लाइकेशन कौन कौन सी चीजें करती हैं? आपको मैंने जिस प्रकार की दिनचर्या दिखाई, कोई पोहा खा रहा है, कोई इडली खा रहा है, कोई सांभर खा, कोई डोसा खा रहा है, कोई मक्का खा रहा है, उस प्रकार के खाने शरीर में ब्लड ग्लूकोज की लेवल्स को बढ़ाते हैं। और जब इस प्रकार के खाने ग्लाइकेट करते हैं तो कैंसर होने के बाद वो और कैंसर सेल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार के इंसान को फिर हम बोलते हैं शुगर खाना आप बिल्कुल जीरो करें। जीरो मतलब जीरो। और वो चीजें भी बंद करें जो शरीर में ग्लाइकेशन कर रही हो। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लाइकेशन कर उसमें हम सेल की शुगर सप्लाई को कट ऑफ कर रहे हैं, कैंसर सेल की। बिकॉज उसने एक तरीका ढूंढा हुआ है शुगर पे सर्वाइव करने का और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करने का, और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ कैंसर। इस पे आजकल बहुत काम हो रहा है। अब आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए अब जहां सर ने बोला क्या खाएं, बिल्कुल खाएं, हरी सब्जियों का जूस पिएं। क्लोरोफिल जो है वो, क्लोरोफिल जो है एक नॉर्मल इंसान, एक क्लोरोफिल एक नॉर्मल इंसान और एक वो इंसान जिसको कैंसर हो गया है उसके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो जब हम सलाद खाते हैं, कच्चे पत्ते खाते हैं, और सबसे बड़ी बात हम जब स्पिरुलिना खाते हैं, स्पिरुलिना क्या है बेसिकली? स्पिरुलिना क्लोरोफिल से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने क्लाइंट को क्या बोलना है कि आप सलाद का योग सलाद खाने में बढ़ाएं, हरी चीजें ज्यादा खाएं, ग्रीन टी का प्रयोग करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग करें, एमसीटी ऑयल का प्रयोग करें, अमेजोन पे मिल जाती है जिन लोगों को खरीदनी होगी। इसका आगे से हम भी कुछ लिंक प्रोवाइड कर पाए तो जिन लोगों को इजी हो जाए। ग्रीन स्मूदी पिए, ग्रीन जूसेस पिए, सावर क्राफ्ट का जूस पिए। ऐसी चीजें पीने से हम कैंसर जो अपने शरीर के अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है और जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको वापस से ठीक करने की कोशिश। ठीक है, उसके बाद भी बीमार हो जाते हैं। पुष्पा राणा जी, देखिए ऐसा होता है, इसके बारे में आपको मेरे साथ अलग से कॉल करनी पड़ेगी। और ये अगर कोई हुआ है तो मैं मान सकता हूं कि उसके बाद भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरीके का सिस्टम सब लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं ठीक होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी ठीक होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो देर से ठीक होंगे, जिनके ऊपर ये सिस्टम नहीं काम किया। हमें नहीं पता उन्होंने क्या गलती करी, क्या उन्होंने विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करी, क्या उन्होंने B12 पूरा करवाया, उन्होंने और क्या चीजें जो खा ली। मैं ऐसे केस को जानता हूं जिनकी डेथ हो गई और वो मुझे बताते नहीं थे और वो रोज खरबूजा खाते थे। तो क्लाइंट कभी कभी मना करने के बावजूद, देखिए हमारा दिमाग और हमारा स्टमक एक तरीके से डिजाइंड है और ये खाना को चीजें मीठी मांगता है। कितने लोग हैं जो कल सुबह से बोलेंगे हम गेहूं नहीं खाएंगे, मैदा नहीं खाएंगे, ब्रेड नहीं खाएंगे, कचौड़ी नहीं खाएंगे, सुबह सिर्फ सब्जियां खाएंगे, फ्रूट है। कितनों में दम है ये करने का कल सुबह से? उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस प्रकार के जीवन के लिए। आपने एक प्रकार का जीवन जिया हुआ है ना,
तो बहुत सारे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी को डायबिटीज थी, मेरे पिताजी छुप के रात को खा लेते थे बर्फी, किसी को नहीं पता लगा, उठे फ्रिज में पहुंचे, बर्फी का टुकड़ा खा लिया। तो क्लाइंट जो नहीं भी ठीक हुआ, क्लाइंट हमें नहीं पता उसने क्या गलती करी, वो कितना वो कंप्लायंट था, कितना उसने कहना माना। तो इसलिए ये कहना कि आपने बोल दिया और सामने वाले ने कर दिया। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कैंसर पेशेंट की हमें दूध रोटी बंद करवा देनी चाहिए, बिल्कुल करा था। अच्छा मुझे ग्रुप में बताओ, एक हफ्ते में किस किस ने दूध रोटी खाई? यस बोलना ब्रेव होके, किस किस ने दूध रोटी खाई है एक हफ्ते के अंदर, लास्ट वीक से इस हफ्ते में? ये बताने के बाद कि दूध रोटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज करती है, उसके बावजूद भी एक केस तो मेरे पास ही है दूध रोटी का। प्रोग्राम सुनने के बाद सुबह सुबह नहीं, रात को 11 बजे, सॉरी सुबह भी नहीं, रात को 11 बजे। तो प्रोग्राम सुनने के बाद सब हो थोड़ी ना गया सर। प्रोग्राम सुनने के बाद पिछले सेशन में कितने लोगों को मैंने समझाया था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के भाई रोज ब्लड शुगर बढ़ती है, कितने लोगों ने रोटी खानी छोड़ी? यस लिखो, बी ब्रेव। जिसने मेरा कहने से सब अपना खान पान बदल दिया एक हफ्ते के अंदर, बताओ कौन है ग्रुप के अंदर जिसने पूरा सेशन सुना और अपना खान पान पूरी तरह बदला? सर ये बोलना, किसने, मैडम ने बोला था कि पूरी तरह काम नहीं करता, पूरी तरह काम करता है अगर पूरी तरह किया हो। हाँ, उसके बाद भी 1% कोई केस हो जाए तो मैं नहीं बोलता, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो जिन्होंने किया उसको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक, आपने अपने जीवन के लिए अच्छे स्टेप्स उठाए, बहुत बहुत मुबारक हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या चीजें मदद करेंगी? जैसे हमने देखा कि अभी हम दो चीजों के दो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, दो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। एक, प्रिवेंट, क्या किस प्रकार का खाना खाएं कि जीवन सेहतमंद रहे, और दूसरा उन लोगों की मदद कैसे करें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट जो वो करवा रहे हैं करवाएं, क्या। तो अब जब हमने खाने की बात करी, हमने बोला ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ाएं, हमने बोला क्लोरोफिल की मात्रा इंक्रीज करें, हमने बोला ग्रीन टी पिए, इस प्रकार की चीजों का सेवन करें। और सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। मैं आज आपको आज का ही बताता हूँ। मेरा बेटा आज सुबह उठा और उसको 104 बुखार था। मैंने मन में सोचा कि इसको 104 बुखार है, मेरे घर में 2 लोग हैं जिनको 104 बुखार मेरे घर में, और एक जो है फुल एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहा है और दूसरा जो है वो मेरे कहने से चल रहा है, और दोनों ही ठीक हो रहे हैं बाय द वे, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं ठीक हो रहे। मेरा बेटा जो है मेरे कहने से चल, तो मैंने सोचा मैं इसको क्या दूं कि इसको फायदा मिले और इसकी शरीर की ताकत कैसे बढ़ाऊं कि इस बीमारी से, वायरल इन्फेक्शन है, इस वायरल इन्फेक्शन से इसका शरीर ही लड़ सके। तो मैंने उसको क्या दिया, मैंने उसको सुबह एक ओमेगा 3 दी, शाम को एक ओमेगा 3, सुबह 2 मैंने उसको स्पिरुलिना दी, शाम को 2 स्पिरुलिना दी, दिन में 2-3 विटामिन सी दी, और सब ओवर द काउंटर चीजें हैं, कोई मैं दवाई की बात नहीं कर रहा, मैं सब न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें न्यूट्रिशन की है। मैंने उसको सुबह एक विटामिन सी दी, रात को एक, शाम को एक विटामिन, और मैंने उसको एक चीज पकड़ाई और पकड़ाते बोला ये ना रामबाण है जो मैं तेरे को पिला, और वो था हेमोहेम। मैंने सुबह उसको एक हेमोहेम दिया और रात का हेमोहेम अभी डी है। तो कहने का मतलब है किसके घर में बुखार नहीं होता, किसके घर में वायरल इन्फेक्शन नहीं होती, तो हमारे पास तो ऑलरेडी ऐसा सामान पड़ा है कि हमें हमें हम न्यूट्रिशन की चीजों से ही अपने आप को ठीक कर लो। हमें 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 जब अपनी ताकत बढ़ा के ही हम बीमारी को हल कर सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशन से ही बीमारी को हल कर सकते हैं, तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपने बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बीमार आदमी के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो आप छोटी प्रॉब्लम में भी बीमार आदमी के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में भी बीमार आदमी के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट, ठीक है। तो अब सप्लीमेंटेशन कौन कौन सी आ सकती है? सप्लीमेंटेशन स्पिरुलिना आ सकती है, सप्लीमेंटेशन हेमोहेम आ सकती है, हेमोहेम बहुत बढ़िया काम करता है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो कैंसर में हेमोहेम का प्रयोग करते हैं, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हेमोहेम दिन में 1 बार जरूर खाते हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बीमार होने पे हेमोहेम खाते हैं, कुछ वायरल हो गया, कोई पेट खराब हो गया तो हेमोहेम। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मेरे हिसाब से एक डब्बा सबके घर में पड़ा होना चाहिए कि आप जब कुछ प्रॉब्लम को फेस करो उस मेंबर के साथ उस प्रोडक्ट को यूज करो, और तीनों चीजें शरीर में ताकत की हैं।
तो आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में खुद की और किसी की मदद कर सकते हैं इन चीजों को इस्तेमाल। ठीक है, क्या सर कोई क्वेश्चन हो हाँ, तो लोग। एक क्वेश्चन सर मैं लेता हूँ पहले। एक क्वेश्चन मैं ही चाह रहा था कि जैसे आपने बड़ा अच्छा समझाया आज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ आपने बहुत कनेक्ट किया। एक क्वेश्चन ये चाह रहे थे कि हीमोहिम सर किस तरह से काम करता है? देखिए, हेमोहिम जो है ना बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने पे काम करता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो सर। देखिए, मैं आप सबको बता रहा था ना कि नीरज सर का यही खासियत है कि ये चीजों को बहुत आसानी से कनेक्ट कर देते हैं, समझा देते हैं बहुत आसानी से। तो मैं लूंगा क्वेश्चन बारी बारी से ना। इन लोगों का हैंड रेज हो गया। मैं अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड हटा देता हूं, मतलब आप फिर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछे। कुछ सवाल का जवाब तो जब तक नीरज सर आ रहे हैं मैं भी दे सकता हूँ, प्लीज। हाँ मुकेश सर पूछे। जी सर। हाँ देखिए सर, ये मैं पूछ रहा था कि हीमोहिम कैसे रिजल्ट करता है। देखिए सर, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि सेल का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। ठीक है, तो अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कुछ शरीर में ऐसा डालें कि आप उस सेल को वहां से मारने या हटाने की कोशिश करें। ठीक है। ठीक है, एक प्रोसेस तो वो हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप टोटल दोनों प्रोसेस को मिक्स भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आए कीनिया से, उनको यहाँ पे इतना बड़ा कैंसर का इशू हो गया और वो इंडिया में आए, कीनिया से इलाज कराने आए थे। उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, उस प्रोसेस में उन्होंने मेरे से हेमोहिम लेके यूज किया। तो उनको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि हेमोहिम ने उनकी एनर्जी लेवल्स बनाए रखे, उनको बीमार नहीं होने दिया उस प्रोसेस में। वो उनको उनको इम्यूनिटी बढ़ा के रखी उनकी। देखिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी है और आपके एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं, आपके शरीर की ताकत बढ़ी है अगर उससे, तो आप मुश्किल ट्रीटमेंट को भी आराम से झेल पाएंगे। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम शरीर की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो करवाते रहे, वो भी संभव है। अब क्या ट्रीटमेंट इस ताकत बढ़ाने में लोगों को वैसे ही फायदा हो जाता है? बहुत फायदा हो जाता है कुछ लोगों को। हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें किसी ने बोला कि मैंने हीमोहिम का प्रयोग किया और मुझे बहुत रिवर्सल मिल गया। प्रॉब्लम। हाँ, अभी बरनाली मैम ने पूछा था ना कि कैसे रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब वापिस कैंसर कैसे आ जाता है। तो नीरज सर ने बताया था ना कि अगर वो कोई चीनी का प्रयोग करेगा तो प्रॉब्लम होगा फिर से। हाँ प्लीज सर। अब मैं चाहूंगा मुकेश जी अनम्यूट करें, आप अपने आप को क्वेश्चन पूछें। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। और नीरज सर कितना भी बोले कि मेरी बड़ाई मत करो, बट करनी तो पड़ेगी सर। जी बताइए। है ये हमने 40 साल तक नहीं सीखा था, हमें नहीं पता था। और सर मेरा दो छोटा सा सवाल है सर, सिर्फ कि एम्प्टी स्टोमक मतलब खाली पेट लौकी का जूस ठीक रहता है ना? और रहता है दूसरा सर। सर कि कैंसर पेशेंट को हमारा स्पिरुलिना, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट भी है, तो वो फुल्ली सेफ है ना? रहता है सर, बिल्कुल सेफ रहता है, सेफ रहता है। लेकिन देखो ऐसा होता है, मैंने कभी कभी कुछ लोगों का आया है कि स्पिरुलिना से लोगों को प्रॉब्लम हुई है। देखिए, हमने ना एक वीडियो आया था बीच में डिटॉक्स के ऊपर। देखो, शरीर का ना डिटॉक्स का प्रोसेस है। तो कभी कभी बहुत अच्छी चीज इस्तेमाल करने से भी, जब चीज अच्छी मिलती है ना, तो लिवर को सामान अच्छा मिला तो लिवर डिसाइड करता है कि मुझे सामान अच्छा मिला है, मैं शरीर को डिटॉक्स करता हूँ। डिटॉक्स करने का मतलब है आपके शरीर में से अनवांटेड चीजों को बाहर निकालना। और अनवांटेड चीजों को बाहर निकालने के दो तीन ही रास्ते हैं शरीर के अंदर। देखिए, आपका मल है, मूत्र है, पसीना है, ठीक है ना। मेन तीन तीन ही तरीके हैं जिससे आप कुछ चीजें बाहर निकाल सकते हो। तो कभी कभी ऐसा देखा गया कि किसी ने हेमोहिम पिया, 3-4 दिन के बाद उनको कुछ स्किन इश्यूज आ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया स्पिरुलिना खाया स्किन इश्यूज आ गए। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मैंने अपनी अपने काम करने में भी ये केसेस देखे हैं। लेकिन आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा कि वो डोजेस छोटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपने किसी को, देखिए, जब आपने किसी को सप्लीमेंटेशन दिया, वो ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से डील कर रहा है और आपने उसको बोला सेम डे पे स्पिरुलिना भी स्टार्ट कर दो, सेम डे पे हेमोहिम भी पी लो, सेम डे पे ओमेगा 3 भी खा लो, मत करो वैसे। तो गैप्स में स्टार्ट करो।
उसको स्पिरुलिना 1 देके उसके रिएक्शन देखो उसके शरीर का कि वो कैसे आपको फीडबैक दे रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है। एक अगले दिन देखे देखो फीडबैक, ठीक रहा तो फिर 2 बढ़ाने की कोशिश करो। आपको काम करना पड़ेगा इंसान के साथ। आप डब्बे बेचने के बिजनेस में मत बनो। अब कि मेरे को पीवी जनरेट करनी है, मुझे डब्बे पकड़ाने हैं, नहीं डब्बे नहीं पकड़ाने हैं आपको। उनकी ये ट्रेनिंग हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं इसीलिए बात कर रहे हैं। आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको स्लोली स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई डिटॉक्स सिम्टम्स आए हैं तो उनको बोलना पड़ेगा स्पिरुलिना छोड़ दो, अभी 2 दिन वेट करो, आने दो डिटॉक्स के सिम्टम, फिर ट्राई करेंगे। देखो ये जब शरीर डिटॉक्स, मैं आपको बताऊं कुछ प्रकार के खाने का सिस्टम भी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों के साथ देखा है, जब मैं उनको बोलता हूँ रोटी छोड़ दो तो रोटी छोड़ने से सर शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। अब गैस करो, ऐसा भी होता है कि मैंने किसी को बोला शरीर आप कल से रोटी बंद, उन्होंने रोटी बंद करी और शरीर के ऊपर फुंसियां निकल आई रोटी छोड़ने से। सर बॉडी का डिटॉक्स है ना, शरीर बोल रहे हैं मुसीबत का खाना हट गया, अब थोड़ी सफाई करने का टाइम है। तो रोटी छोड़ते ही लोगों को कभी कभी ऐसा भी बहुत कम केसेस में देखा है कि उनको रोटी छोड़ने को बोला उनको बुखार आ जाता है। तो आपके क्लाइंट्स को इश्यूज आ सकते हैं, आप उनकी मदद करनी, उनको बताना पड़ेगा कि डिटॉक्स सिम्टम्स आ सकते हैं। और इसलिए बहुत छोटी डोज में स्टार्ट करनी है और 4 चीजें इकट्ठी नहीं शुरू करनी, ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज से डिटॉक्स के सिम्टम्स आए हैं। और मोस्टली ओमेगा 3 से सब नहीं आते। मैंने अभी तक एक भी केस नहीं देखा कि किसी को ओमेगा 3 दिया हो और उसको डिटॉक्स सिम्टम्स आए हैं। डिटॉक्स सिम्टम्स या तो हेमम से आ सकते हैं या स्पिरुलिना से आ सकते हैं। और स्टार्ट स्मॉल डोजेस, उससे बड़ी डोजेस मत स्टार्ट करो। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला, स्मॉल डोजेस स्टार्ट करें और बारी बारी से स्टार्ट करें। बहुत बारी बारी से वैलिड वैलिड। और मैं चाहूंगा अगला क्वेश्चन ना, डॉक्टर अमरनाथ जी हैं हम लोगों के साथ, ये पीएचडी होल्डर हैं, तो मैं चाहूंगा प्लीज सर आप अनम्यूट करें अपने आप को। मैं सर का बड़ा फैन हूं, मतलब डॉक्टर अमरनाथ जी प्लीज। सर उनका तो सेशन करवाओ ना, हम भी तो कुछ सीखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अमरनाथ ठाकुर जी प्लीज अनम्यूट करें। अरे सर मेन सबसे बड़ी चीज तो हमने छोड़ दी। हाँ सर सबसे बड़ी चीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, ठीक है, हमने एक एस्पेक्ट पकड़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब आपका खाना और आपकी सप्लीमेंटेशन। दूसरा एस्पेक्ट सर योग। योग करें, आपने बचना है तो योग करें, किसी को हो गया है तो उसको योग करवाएं, बहुत ज्यादा नहीं करवाएं, जिनको हो गया है हल्का फुल्का करवाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, लोम अनुलोम करवाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कौन बताएगा, चलो तीसरी सबसे चीज क्या बोलनी है? 3 बताए मैंने, 2 बता दी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में खाना और सप्लीमेंटेशन, दूसरा योग, और तीसरी या सर पिछले सेशन में था। हाँ 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 प्राणायाम लिखा, मेडिटेशन लिखा। हाँ हाँ बोल रहे, मैं भी देख रहा हूँ ना। सर आप ही बता दो, आज ध्यान सर से निकल गया। व्रत अरे करना। हाँ फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। अच्छा फास्टिंग, सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन very था, good। हाँ फास्टिंग जी। का एक क्वेश्चन था कि सर फास्टिंग रेगुलर करवाना है या कभी कभी? नीरज सर का सर एक देखो क्वेश्चन था, नीरज फास्टिंग तिवारी के जी ना का। बड़े सारे तरीके हैं, आप गूगल पे जाके फास्टिंग के तरीके सीख सकते हो, कोई मुश्किल काम हाँ नहीं है, ठीक है। हम्म। फास्टिंग के तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है डिनर नहीं खाना। अच्छा हमने डिनर नहीं खाया वो भी फास्टिंग हो गई, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। जिसने कभी फास्टिंग नहीं करी, बस सिंपल सी फास्टिंग रूल है, डिनर मत खाओ। अगर वो आप, कुछ लोगों को डिनर छोड़ना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट छोड़ना मुश्किल लगता है। नहीं, कैंसर के पेशेंट्स के लिए मैं जानना चाह रहा था कि अगर हम सर फास्टिंग रिकमेंड करें या नहीं करें, क्योंकि सर बिल्कुल कई करें कैंसर सर, पेशेंट्स फास्टिंग को रेकमेंड करें। कीमोथेरेपी और वगैरह चल रहा होता है, तो उसके साथ फास्टिंग करना ठीक है कि नहीं? क्या चीज दोबारा पूछे? कीमोथेरेपी जो वगैरह चल रहा है तो फास्टिंग कोई दिक्कत तो नहीं करेगा? सर एक मील फास्ट करना कौन सा बड़ा काम है? ठीक बात, ठीक अगर बात, चल रहा है ठीक तो बात। एक, मैं देखो हम बहुत सारा वेरी गुड क्वेश्चन। हम बहुत सारी फास्टिंग नहीं बोल सकते, लेकिन एक मील कराने को बोल सकते, ठीक बात, ठीक बात। ठीक है ना। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अमरनाथ जी प्लीज अनम्यूट करें। पूछा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, सर न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से मुझे कभी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, प्लीज बोले। अच्छा, हाँ नमस्कार आपको और नमस्कार नीरज जी को, डॉक्टर बाधवा को। उन्होंने बहुत ज्ञानप्रद बातें समझाई हम लोगों को। और आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है बिल्कुल जी। बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है।
तो फिर मैं ये कह रहा था कि इन सब चीजों से आजकल के टाइम में एक नया सिस्टम जो शुरू हुआ है ओमेड, ओमेड 1 जी मील अ डे। जी जो खाने के बारे में बाधवा सर ने बताया वो तो वाकई बहुत ही जायज है कि क्या खाना चाहिए, कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, अन्न कम करना चाहिए, लेकिन जितना कम भोजन शरीर को जाए और जो भी जाए वो स्वास्थ्यवर्धक हो उसका ख्याल रखना चाहिए, अगर अपने शरीर को स्वास्थ्यप्रद रखना है तो। मेरे ख्याल से मैं तो 14 से 16 घंटे की फास्टिंग खुद करता हूँ, मेरी पत्नी करती हैं, इसलिए कि वो कैंसर पेशेंट रही हैं, उनके रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी और ऑपरेशन Ahora, उन्होंने शुरू sí, किया me अपना फास्टिंग का Claro. रेजिम और उससे बहुत ही ज्यादा हाँ। फायदा हुआ है दोनों तरह से। हेलो, सुन रहा हूँ। तो इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चला है, वो डॉक्टर बाधवा शायद जानते ही हैं और वो हम लोग को बता दें तो बहुत बढ़िया होगा सबों के लिए। सर, अगर आपने रात का डिनर ही सिर्फ एक टाइम का छोड़ दिया तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बस वो जी, इनफ है। आपने दोपहर को लंच किया, आप अगर आपसे नहीं होता तो आप लंच को डिले कर सकते हो। सपोज आप 2 बजे जी। खाना खाते हो और अब जी। आपने डिसाइड किया है कि मेरे को आज फास्टिंग करनी है और आपकी शुरुआत है, तो आप जी। 2 बजे की जगह 4 बजे खाना खा लें, 6 बजे खाना खा लें, इसकी बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। वैसे करें, ठीक है ना? एक्चुअली ये फास्टिंग हमारा खुद का नहीं होता, ये फास्टिंग कैंसर सेल्स का हो जाता है। एब्सोल्युटली उनको खाना नहीं मिलता, नहीं मिलता, उनको अपना पोषण नहीं मिलता तो वो मरना शुरू कर देते हैं, कैंसर कम होने लगता है। कम होने लगता है। तो हम करते हैं अपने लिए, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता है कहीं और कैंसर सेल्स को। जी जी तो साथ ही उसका फायदा भी मिलता है, अपने वजन पर भी कंट्रोल रहता है, आपकी मेटाबॉलिज्म भी ठीक होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बाधवा सर तो सब कुछ जानकार हैं, हम लोग क्या बोले, हम लोग तो नहीं कम नहीं ही सर, जानते। बिल्कुल बताएं सर। तो यही कहना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मैं कैसे लिखूं उसमें, कि मैं न्यू हूँ तो मैं उस समय मिस कर गया वो चीज लिखना। मैं पहली बार इस जूम मीटिंग में सम्मिलित हुआ और मैं आगे से हर बार कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसमें सम्मिलित रहा करूंगा। जी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा कि नहीं कि माँ को कैंसर है, तो वो पूरा इसको मैं कल यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये वाला वीडियो, उसको एक बार आप देखिएगा तो आपको बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। एक तो जी जी फास्टिंग के लिए सब बोला ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा नीरज सर, कल हम लोग नोनी पे भी कर रहे हैं ना, 11 बजे जी दिन सर, में जी करते सर, हैं। हाँ हाँ, जी सर। मिथुन मिश्राम जी अनम्यूट करें प्लीज। सर अनम्यूट हूँ सर मैं। हाँ हाँ, प्लीज बोले। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्या आ आ रही रही है। सर मम्मी को प्रॉब्लम है, तो मम्मी के प्रॉब्लम के लिए कुछ बताइए सर, जिससे कि मैं उनका हीमोहिम तो दे ही रहा हूँ सर, और साथ में क्या दिलाऊं उन्हें? अभी अभी ये सेशन में आपने सुना ना कि एक फास्टिंग बोला वाधवा सर ने कि एक टाइम फास्टिंग कराओ, पूरे जी दिन में एक मील जो है ना, उससे क्या होगा, अभी अभी यही डिस्कस हो रही थी कि कैंसर सेल को ना फिर खाना नहीं मिलेगा। पहला हीमोहिम दे रहे हैं जी आप तो। और उनका आपने जी। विटामिन डी B12 टेस्ट कराया था क्या? नहीं सर, स्वामी सर ने बोले हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट करा लीजिए हाँ करके। हाँ, एक बार टेस्ट करवा लेना। टेस्ट जी करवा सर। के और उसके बाद जो रिपोर्ट आए उसके साथ फिर डॉक्टर के साथ बात करके उसका सप्लीमेंटेशन कराना। और जी एक सर। एक मील उनका ना, और दूसरा आप इस ये कल सुबह तक मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब में डाल दूं इस वीडियो को, इसको एक बार जी सर। और देखना। आप यूट्यूब चैनल पे जाके ना, आप इसको फिर से नहीं देखना। सर, एक बार और देखूंगा, और आज ही एक पेशेंट के लिए स्वामी सर के द्वारा हीमोहिम मंगाया हूँ सर। बिल्कुल सही बात है। तो वो कहीं जी ना कहीं सर। ना जब आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चीनी नहीं खाना है, एक टाइम खाना छोड़ना है, कुछ जो जो चीज जी बोला है सर ने, किस तरह से जी इसको आप जब देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ अरुण जी, सर, क्या अरुण जी, हाँ प्लीज। बिना कीमो के भी हो सकता है ना सर इसका ट्रीटमेंट? वो ट्रीटमेंट का पार्ट तो डॉक्टर है ना आपके साथ, उनके साथ जी चलेंगे सर। हम लोग पैरेलली, ठीक है जी ना? हाँ अरुण जी। जी प्लीज अनम्यूट करें आप। थैंक यू वेरी मच सर। और हाँ बहुत बहुत शुक्रिया वाधवा सर ने, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आज का जो हमें जो सेशन लिया उसके लिए धन्यवाद सर। मेरा एक क्वेश्चन था जो राजेश झा सर वैसे मेरे को गाइड कर रहे हैं उस केस के लिए कि
जो एक सर राजेश सर, जो अपना ASI का जो केस था ना, जो मैंने आपको बता रहा था, हाँ हाँ तो जो अपने अलवर राजस्थान के अंदर मैंने आपको भेजा हुआ है, तो उसमें सर मील वील के बारे में तो पता भी लग गया है, और फास्टिंग के जैसा आप बता रहे हो अभी ये भी चीज समझ में आई है। बट ठीक सर बात। उसके जो घाव, मतलब जो कैंसर के जो घाव हैं वो मतलब पानी सा उसमें आना लग गया है। और दूसरा सर उसके अंदर क्या हुआ है कि वो बिल्कुल ताजा टाइप में दिखने लग गए हैं। पहले थोड़ा सा रहता था कि शायद वो भर रहे हैं, मगर उसको पहले क्या हुआ था कि उसका ब्लड नहीं रुक रहा था हमारे केस लेने से पहले। ठीक है, अब उसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद हिमोहिम लेने के बाद उनका ब्लड रुक गया, नहीं तो ब्लड बिल्कुल नहीं रुक पा रहा था, घावों में से कंटिन्यू था। अब ब्लड रुक चुका है। अब आपकी गाइडेंस में हमने जो उनको खाना वगैरह का तरीका बताया है, स्प्रुलिना बताया है, ओमेगा हुआ, हिमोहिम बोले रहे, बट सर वो जो उनका घाव है ना, बिल्कुल उसमें से पानी जाना, और अब उनको मैंने वाधवा सर से खांसी। बात करी थी आपके इस केस के लिए, बात हुई जी थी। सर। तो मैं आपको कल सजेस्ट कर दूंगा उसमें और क्या क्या चीज देना है कि मतलब सो दैट कि उनका हीलिंग बढ़ जाए, फास्ट हो जाए। और एक ना मैं नीरज सर से रिक्वेस्ट करके ना सर, एक कैंसर पेशेंट के लिए क्या मतलब नॉर्मल जो डाइट है ना, वो एक डाइट चार्ट बना देना नीरज सर, चलो बता दें, बिल्कुल सो आप कल दैट कि देना आप तो अगर मैं सर्कुलेट कर दोगे ना कैंसर पेशेंट के लिए, या प्री कैंसर, पोस्ट कैंसर, या कोई जो जिसके फैमिली में कर देंगे। कैंसर हो, तो वो मतलब वहां पे ना, वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं थोड़ा डाइट चार्ट पे ना, कि उस तरीके सर एक से। बात बताऊं आपको, एक बात हाँ बताऊं, हाँ देखिए सबसे ज्यादा वैरायटी जो है ना वो ह्यूमन बींग्स खाते हैं खाने हाँ में, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ना। और हम्म और और क्या हो गया है अभी, अभी जो है ना हमारा जो सिस्टम है, आपको पता है जब हम छोटे होते थे तो दिल्ली में मसाला डोसा नहीं मिलता था सर। नहीं मिलता, हाँ ठीक है, दिल्ली में मसाला डोसा नहीं मिलता था, मसाला डोसा वहीं मिलता था जहाँ का वो नेटिव है। ठीक बात, मतलब ठीक बात। फिर आई थिंक समवेयर अराउंड 1979 में मैंने पहली मसाले डोसे की दुकान देखी, और बहुत लोग खुश हुए कि हमारे इलाके में मसाले डोसे की दुकान मिल गई। अब आज की डेट में, मतलब मैं बता रहा हूँ, साउथ सदर इंडिया का फूड नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता था, और आज की डेट में इटली का, अमेरिका का, चाइना का, और सिंगापुर का, और कोरिया का, और जापान का सारा खाना दिल्ली में मिल जाता है। ठीक बात, ठीक तो बात। हमने क्या किया, अपनी वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली। बढ़ा दी। और आप एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि दिल्ली के पास कितनी वैरायटी है सर खाने की। उनके पास सर मतलब दिल्ली दूध पीती है, चूहा खाती है, कबूतर खाती नहीं, बस है। घोड़े बिल्कुल के पास कितनी वैरायटी है सर खाने की। एक एक बस सिंपल हरा सा चारा घोड़ा, मतलब हर चीज। हरा चारा खाता है, उसको कभी कभी अगर सर शादी का घोड़ा होएगा तो दाल भी खा लेगा, ठीक है ना। तो जितनी वैरायटी ज्यादा है ना, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस ये, ह्यूमन बीइंग उतने बीमार होते जा रहे ओहो, सही बात, सही बात है। हैं। कि हम क्या सोचते हैं, बीमार हो गए तो नारियल पानी भी पी लो, अखरोट भी खा लो, बादाम भी खा लो। कौन सा खाना हम ढूंढ के ला सकते हैं जो हमारे लिए सेहतमंद है, हम वो ढूंढ ढूंढ के वैरायटी खाते हैं। आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना है, आपको अपने मैक्रोज और माइक्रोज को समझना है। इसमें भी सेशन करेंगे कभी कि मेरे को कितना विटामिन चाहिए, क्या मेरे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, उनको समझ के खाना। अब कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं हमें नहीं समझना, तो वो उनकी चॉइस होती है। नहीं, जो जो लोग समझना चाहते हैं, हम जो उनके वो साथ सीख चलेंगे, सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है ना। तो कल जितनी कल सर, मेरा एक्सपीरियंस ये है, वैरायटी कम से कम होनी चाहिए सर। मैं अगर अपना खाना देखूं तो मेरी वैरायटी में 10 से ऊपर चीजें नहीं, 8 या 10 से ऊपर चीजें नहीं। और जितनी वैरायटी कम होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है इंसान उतना सेहतमंद है। और कल सर नोनी का भी तो वैरायटी एक आप बताने वाले हैं, क्यों, उसका भी इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं चाहूंगा मनोज, ये कौन सैकिया, प्लीज अनम्यूट करें, मोंजू सैकिया, उसके बाद पिंकी घोष। हाँ प्लीज पूछे क्वेश्चन। थैंक यू सर। प्लीज, वेलकम। हेलो। हाँ बोले बोले बोले। मेरा एक क्वेश्चन था, और एक मेरा वो पत्थर हो रहा था, वो पत्थर के लिए हेमोइन देगा ना और डेक्सोमेथासोन मिक्स देगा और क्या सर, पत्थर हो रहा है? हाँ पत्थर हो रहा है सर किडनी स्टोन के कहाँ पे, किडनी में, गॉल ब्लाडर में? गॉल गॉल ब्लाडर में। नीरज सर, हेमोहिम खाने से हो रहा है। नहीं नहीं, बोल रहे हैं कि क्या देना चाहिए, किडनी गॉल क्या ब्लाडर में स्टोन है, मिल्क थीसल सर, क्यों? सर एक बात बताऊं कि अगर
हमारे कोई भी प्रोडक्ट ना, अब ये समझो कि वहाँ पत्थर आए जीवन शैली और लाइफस्टाइल की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, लेकिन जीवन शैली की वजह से आए हैं, खान पान की वजह से आए हैं। प्रोडक्ट से पहले, प्रोडक्ट बहुत चीजों को ताकत दे सकता है, प्रोडक्ट वहां से पत्थर नहीं निकाल सकता सर। नहीं निकाल सकता। हाँ सॉइल बैटर से पत्थर नहीं निकाल सकता कोई भी प्रोडक्ट। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अपने उस फील्ड के डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा पिंकी घोष हैं, प्लीज अनम्यूट करें। जी हाँ प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम। प्लीज बोले बोले बोले। नमस्ते सर। तो मेरा हाँ। बच्ची 14 साल की है, तो उसको ब्लड कैंसर हुआ था, तो मैं हेमोहिम दिया। अब मैं नया प्रोडक्ट एक नोनी आया, तो मैं नोनी दे सकती हूँ क्या? दे सकते हो बिल्कुल दे दे सकते। सकती हूँ। मैम। विटामिन डी B12 लेवल चेक्ड है? हाँ जी। क्या है लेवल्स B12 के और विटामिन डी के? जी है सर। विटामिन डी कितना है, B12 कितना है? नहीं चेक होगा मतलब। जैसे मैम एक बार पूछोगे- विटामिन डी B12 टेस्ट करवा लेना मैम। हाँ, विटामिन जैसे डी और जरा B12 इन्फॉर्म का, करो। विटामिन डी और B12 का लेवल चेक करा लेना मैम। उसका लेवल अप रहना बहुत जरूरी है। और मैं जितने लोग हमारे पार्टिसिपेंट हैं ना, उन सबको बताऊंगा। मैं तो अब नीरज सर के टच में जब से आया हूँ ना, 6 महीने में, साल भर में 2 बार मैं विटामिन डी B12 जरूर टेस्ट कराता हूँ। तो वो टेस्ट कराएं, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मैं चाहूंगा ये के सर प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर के सेशन से बहुत फायदा हो रहा है, कंटिन्यू मैं सर के सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो आज बात हुई कि फास्टिंग वाला इशू, तो एक बार मैंने ट्राई किया था फास्टिंग के लिए। मैंने सोचा कि फास्ट करके देखते हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि गैस बनने लग जाता है सिर में। जब मेरा खाना डिले होता है रेगुलर टाइम से, मान लीजिए ऑफिस वर्क की वजह से, या मैंने जो फास्ट बीच में शुरू किया था उसकी वजह से, तो मुझे सिर में चक्कर आने लग जाता है। और वो 2-3 घंटे का प्रोसेस हो जाता है पूरा, जब तक वॉमिट वॉमिट ना हो जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम आने लग जाता है। ये 2 केस में होता है सर। एक तो जब मैं अपना वॉशरूम अगर कभी डिले कर दिया या टाइमली रूटीन फॉलो नहीं किया, और दूसरा जब फास्ट कर लिया, तब ये मेरे को दिक्कत आया था। क्या किया जाए? विटामिन डी और B12 लेवल्स चेक्ड है? चेक है? नहीं चेक है सर। चेक हाँ। कराएं। सर विटामिन B12 की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। B12 की कमी से। हाँ जी। ओके। वैसे तो दोनों ही एप्लीकेबल है, B12 पर्टिकुलरली। मतलब जी, अगर हम जी, जी। सपोज डी को अप कर देते हैं और B12 को नहीं करते, ये प्रॉब्लम रहेगी। ओके ओके सर। तो ये क्या सर माइग्रेन की तरफ या कुछ अरे गैस सर रिलेटेड मैंने है अभी क्या? आपको एक बात समझाई थी, समझाई है जी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बेसिक प्रॉब्लम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसके बाद सब प्रॉब्लम्स आती है ना सर। क्या ना। सर आप म्यूट हो गए, नीरज सर आप म्यूट हो गए। जिनको आर्थराइटिस था, जिनके मतलब घुटने खराब थे, और जिनको कॉन्स्टिपेशन थी, जिनको स्किन प्रॉब्लम थी, वो 3 प्रॉब्लम्स अलग नहीं, एक ही प्रॉब्लम है ना। एक ही प्रॉब्लम। ऐसे ही आपकी भी एक ही प्रॉब्लम है। पहले B12 ठीक करोगे तब पता चलेगा आगे। ओके ओके राइट। थैंक यू सो मच। आप उसके सिम्टम का नाम है, प्रॉब्लम का जो सिम्टम है उसका नाम माइग्रेन है। ओके ओके सर। प्रॉब्लम B12 की कमी है, जी ठीक है ना। और मेरे से ना आप मेरे से सर So- आप उनका दिवाकर सर का नंबर ले लेना, एक बार व्हाट्सएप पे याद दिला देना, मैं भेज दूंगा। वो आपको डिस्काउंट भी कर देंगे। और एक टेस्ट करा लेना आप एक बार दोनों टेस्ट करा के ना, नेक्स्ट टाइम जब सर। सेशन में आए तो एक बार टेस्ट करा के फिर आपको पता लगेगा। सर अच्छा, मेरा तो मुझे ये विटामिन पूछना सर। B12 अप करने से नींद प्रॉपर आने लगा। सर ये B12 वाला जो इशू है, तो इसमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट है वो B12 के लिए काम कर नहीं, रहा है? हमारे पास B12 का नहीं है कोई सा भी प्रोडक्ट, बाहर से लेना मतलब पड़ेगा। हमें बाहर से लेना हमारे पड़ेगा। पास हमारे पास तो खुद के पास भी प्रोडक्ट नहीं है, तो हम कल B12 लॉन्च कर दें। जी राइट राइट सर। एग्जैक्टली। और विटामिन डी के लिए सर, विटामिन डी भी नहीं है शायद? हाँ, दोनों लेना पड़ेगा बाहर से ना वो। फ्यूचर में कहीं आ जाए, मैंने एटॉमिक के जी। दूसरे साइट्स पे है। हाँ ओके। हो सकता है आएगा, हो सकता है आने वाले समय में जरूर आएगा। हाँ पुष्पा मैम प्लीज थैंक यू सो अनम्यूट मच करें। सर। वेलकम वेलकम। एंड करें। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन लेके बस सर एंड करते हैं। अभी शायद ये कनेक्ट नहीं है तो सर ठीक है। अब मैं चाहूंगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ प्रेजेंट रहने के लिए पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगा। दूसरा कल के लिए एक इनविटेशन है।